प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपके सामने मैं एक शानदार प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस प्रश्न पे हम बात करते हैं, जैसे याद होगा आपको कल जो लास्ट वीडियो था उस पर हमने बात की थी बेटे संधारित्र की, और उस समय मैंने आपको बताया था कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, किस किस आकार के होते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि प्रत्येक संधारित्र में बच्चों दो प्लेट्स होती हैं, 2 प्लेट्स होती हैं। यदि वे दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर हैं तो उसको कहा जाता है समांतर प्लेट संधारित्र। ओके, तो कल के वीडियो में आपको संधारित्र की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, संधारित्र के सिद्धांत के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित करो। प्रश्न को लिख लीजिए, लिखें आप लोग प्रश्न को मेरे साथ लिखें बच्चों। जिस तरह से ऑफलाइन क्लास में आप प्रश्न लिखते हैं, सर बोलते हैं और आप लिखते हैं, ठीक इसी प्रकार से प्रश्न को लिखें। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित करो। दिस इज द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। समांतर प्लेट संधारित्र का बेटे सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। 2 प्लेटें संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, प्लेट ए प्लेट बी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। अब संधारित्र की प्रथम प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। यह आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। देन आप जानते हैं बेटे कि प्रेरण की क्रिया से क्या होता है, निकट वाले तल पर विपरीत आवेश प्रेरित होता है और जो दूरवर्ती है भाग है उस पर समान आवेश प्रेरित होता है। फिर हम इसका संबंध पृथ्वी से कर देंगे बेटे। पृथ्वी से इसका संबंध करने पर प्रेरित धन आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, सिर्फ ऋण आवेश शेष रहेगा। अब क्षेत्र रेखाएं आपको याद होगा, क्षेत्र रेखाएं धन से शुरू होकर ऋण पर समाप्त होती है, अर्थात ये बेटा क्षेत्र रेखाओं की दिशा हो जाएगी। ये तो क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरुआत करती है और ये ऋण पर समाप्त होती है। इस तरह से डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। एक बार और देखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, नाम क्या है, ए और बी। प्रत्येक का क्षेत्रफल समान है, कितना है, ए है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण शब्द है आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्या होता है ये बताएं मुझे, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? अपने आप से पूछें तो इसका जवाब भी आपको देना है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व बेटे सिग्मा है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। तो प्रथम प्लेट को प्लस क्यू आवेश प्रदान किया, समान रूप से वितरित हो जाएगा। दूसरी प्लेट, इस पर कोई आवेश नहीं है, विपरीत आवेश प्रेरित होगा। दूर वाले हिस्से पर समान आवेश प्रेरित होगा। पृथ्वी से कलेक्ट करते हैं तो धन आवेश, प्रेरित धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। अब हम शुरुआत कहां से करेंगे बच्चों, हमें इसकी धारिता ज्ञात करना है। थोड़ा सा मैं आपको रफ में समझा दूं पहले। धारिता अर्थात सी को ज्ञात करने में हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है, सी के बराबरी पर क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाई भी का मतलब होता है विभव। लेकिन यहाँ 2 प्लेटें हैं जिनके बिंदु हैं ए और बी रहेंगे, तो बेटे यहाँ Q के रिप्लेस में हो जाएगा Q और V के रिप्लेस में हो जाएगा VA माइनस VB। क्या है VA माइनस VB? दोनों प्लेटों के बीच में विभव का अंतर, मतलब विभवांतर। ओके, तो C का मान ज्ञात करने के लिए बेटे हम इसका मान ज्ञात करेंगे, विभव में अंतर, कितना विभवांतर है इसको हम ज्ञात करेंगे और इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें धारिता का मान ज्ञात हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात क्या हुई, धारिता को ज्ञात करना है तो किसे ज्ञात करेंगे, विभवांतर को हम ज्ञात करेंगे। ओके, तो विभवांतर को ज्ञात करते उसके पहले थोड़ी सी तैयारी और हम करेंगे बेटे।
कि दोनों प्लेटों के बीच में, दो प्लेटें कैसी हैं, याद करें, समांतर हैं। और फर्स्ट चैप्टर में एक प्रश्न आया था, अनंत समतल चादर, आवेश की अनंत समतल चादर के कारण गॉस प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसी बीच में आपको बताया गया था कि यदि दो प्लेटें लेते हैं और उनके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो आपको याद होना चाहिए, मैं आपके सामने लिख रहा हूं बच्चों, कि इसका आंसर होता है E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के। क्या है यह? दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बट आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर इसकी क्या आवश्यकता, तो इसका आंसर भी आपको अभी मैं 2 मिनट में दे दूंगा। पहले हम विभवांतर ज्ञात करते हैं। प्लेट ए और बी के बीच में विभवांतर, विभवांतर की क्या परिभाषा है? एकांक धन आवेश को प्लेट बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। विभवांतर की परिभाषा क्या है बेटे? एकांक धन आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। शब्दों का विश्लेषण करते हैं। विभवांतर की परिभाषा, एकांक धन आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। शब्दों का विश्लेषण करते हैं बेटे, तो यहां पर इंपॉर्टेंट शब्द आता है कार्य। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द आएगा एकांक धन आवेश, थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। पहले आप मुझे बताइए कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। अर्थात विभवांतर को सॉल्व करने के लिए किसको सॉल्व करेंगे? कार्य को। कार्य के बराबर होता है बेटे बल इंटू विस्थापन। बल को लिखा F से, विस्थापन आप देख सकते हैं B से A के बीच में कितना विस्थापन है? D, सो दैट F इंटू डी हो जाएगा। अब दूसरे शब्द पर हम बात करते हैं। एक शब्द की बात कर चुके हैं कार्य की, दूसरा शब्द है बेटा एकांक धन आवेश। इसके लिए आपको एक सूत्र पहले जो हम पढ़ चुके हैं, E अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, याद करें, ऐसा एक फार्मूला आया था, E बराबरी पर F अपॉन क्यू नॉट। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? क्यू नॉट E हो जाएगा। अब दूसरा शब्द है एकांक धन आवेश, अर्थात Q का मान 1 रख दीजिए, तो यही फार्मूला हो जाएगा F इक्वल टू E। तो कहने का मतलब क्या है? बल किसके बराबर है? तीव्रता के। लेकिन कब? बल का मान तीव्रता के बराबर कब है? जब Q का मान 1 है। Q या Q नॉट एक ही बात है, Q नॉट लिख देता हूं। अर्थात एकांक धन आवेश यदि लेते हैं, Q का मान 1 लेते हैं, तो F और E दोनों इक्वल हो जाएंगे, सो दैट इट विल बी E इंटू डी हो जाएगा। अब समीकरण 1 को एक बार देख लीजिए। समीकरण 1 में हमने तैयारी करके रखा हुआ, क्या तैयारी करके रखी है बेटे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये यहां पर आपको मान रखना है। तो कभी आप पहले भूल जाते हो, नहीं लिख पाते हो, आपको तो सिर्फ इतना याद है कि धारिता को ज्ञात करने के लिए किसको ज्ञात करते हैं? विभवांतर को। और ये आपके दिमाग में हो सकता है नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं, आप इसको बाद में भी लिख सकते हो कि आप लिखेंगे लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप इसको बाद में भी लिख सकते हो, ये कोई मैटर नहीं है। क्योंकि बेटा देखो, पढ़ाई का मतलब ये है कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, रटने का कोई मैटर है ही नहीं। मैं आपको जितना भी स्टडी करवाता हूं उसमें रटने का कोई रोल नहीं है, सिर्फ समझने का है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो समीकरण 1 से मान रख दीजिए, काय का? E का। समीकरण 1 से E का मान रख दीजिए, सो दैट VA माइनस VB इक्वल टू E का मान रखेंगे बेटे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, साथ में D लिखा हुआ है,
इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो विभवांतर ज्ञात हो गया। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि धारिता ज्ञात करना है तो किसको ज्ञात करेंगे, विभवांतर को ज्ञात करेंगे। आप विभवांतर हमने ज्ञात कर लिया है, इसलिए विभवांतर का इसमें मान रख दीजिए। अब धारिता C बराबर क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई VA माइनस VB। समीकरण 2 से मान रख दीजिए, अतः C के बराबर हो जाएगा बच्चों Q डिवाइडेड बाई, इसका मान ये है सिग्मा इंटू डी, और डिवाइडेड बाई क्या है बेटा, एप्सिलॉन नॉट के। एक बार और देखें, Q अपने स्थान पर, विभवांतर का मान सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के। अब थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे आवेश के पृष्ठ घनत्व की, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कौन से शब्द से, सिग्मा से। तो आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले हम पढ़ चुके हैं Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। इसको रख दीजिए तो सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, साथ में एप्सिलॉन नॉट और के ऊपर चला जाएगा। Q का मान कितना आएगा बेटा, सिग्मा इंटू ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू डी। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाता है। इस तरह से अब बन जाता है आंसर ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाई डी। और अच्छा रहेगा यदि हम यूज करें मात्रक का, धारिता का मात्रक क्या होता है बेटा, फेरड होता है। इस प्रकार से हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित कर दिया। ओके, समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवाइज कर देता हूं। धारिता को ज्ञात करने के लिए विभवांतर ज्ञात करेंगे। विभवांतर की परिभाषा ये आपके सामने लिखी हुई है। एकांक धन आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य को सॉल्व करेंगे। बल इंटू विस्थापन आएगा, बल के लिए F, विस्थापन D। अब एकांक आवेश है, चूंकि परिभाषा में दूसरा शब्द क्या है, एकांक, तो Q का मान जैसे 1 रखेंगे तो F और E दोनों इक्वल हो जाएंगे। F के रिप्लेस में क्या हो जाएगा बच्चों, E हो जाएगा। E का मान रख दिया हमने, जैसे E का मान रखेंगे तो विभवांतर सॉल्व हो जाता है। फिर धारिता का बेसिक फार्मूला, इसमें विभवांतर का मान रख देंगे, मान रख दिया, Q का मान सिग्मा इंटू ए रख दिया। ये आपको याद होना चाहिए। सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट बचा। तो यही है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अंत में आप एक चीज और लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा कि धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, धारिता की निर्भरता। तो इसी फार्मूले से निकल आएगा बच्चों। इसमें बस एक नियतांक को हटा दें, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, विद्युतशीलता होती है। यह नियतांक, इसको हटा देंगे तो पहला शब्द बनेगा C अनुक्रमानुपाती A, दूसरा शब्द बनेगा C अनुक्रमानुपाती K, तीसरा बनेगा C व्युत्क्रमानुपाती D। अब इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। जितनी अधिक प्लेटों का क्षेत्रफल होगा धारिता उतनी अधिक होगी। दोनों के बीच में पराविद्युत माध्यम होगा तो भी धारिता अधिक होगी, और उनके बीच की दूरी जितनी कम होगी, इनके बीच की दूरी D है, जगह की कमी के कारण मैंने D हटा दिया। एक बार और लिख देता हूं, इनके बीच की दूरी कितनी है, D है। दूरी जितनी कम होगी धारिता उतनी अधिक होगी। तो ये बेटा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इसी प्रश्न का एक दूसरा भाग है, आंशिक रूप से पराविद्युत माध्यम। आंशिक का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा ये दो प्लेट है, इनके बीच में बच्चे या तो हम पराविद्युत माध्यम रखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं K लिखा हुआ है। अगर मैं K का मान 1 रख दूं बेटा तो K का मान 1 किस में होता है, वायु और निर्वात में होता है। यदि मैं K का मान 1 रख दूंगा तो दोनों के बीच में 100% क्या हो जाएगी, वायु हो जाएगी। लेकिन अगर K है, इसका मतलब दोनों के बीच में क्या है, पराविद्युत माध्यम है। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, वह क्वेश्चन है आंशिक रूप से। क्वेश्चन लिखें, आप मेरी बात को समझें और लिखें। आंशिक रूप से पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, दोनों में अंतर है। अभी क्या लिखा है, समांतर प्लेट संधारित्र, जबकि नया क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं, आंशिक रूप से पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अर्थात इनके बीच में एक हिस्सा रहेगा वायु का और एक हिस्सा रहेगा पराविद्युत माध्यम। पराविद्युत से मतलब क्या होता है बेटा, कांच, एवोनाइट,
रबर या कागज या और कोई अन्य पराविद्युत माध्यम, तो इनके बीच में हम रख देंगे और उसकी मोटाई मान लीजिए टी है। सपोज दैट बेटे एक हम कल्पना करते हैं, एक वस्तु की कल्पना करते हैं, सपोज दैट यह मैंने एक प्लेट इनके बीच में रख दी, इसकी लंबाई पूरी है यहां से यहां तक। अब इसकी मोटाई अगर मैं आपसे कहूं बच्चों टी है, इसकी मोटाई टी है, जबकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। यदि इसको मैं बीच में रख दूंगा तो उतना स्थान कम हो जाएगा। तो आपको समझना है कि यदि टी मोटाई की प्लेट है, टी मोटाई की, तो वायु कितने स्थान में रहेगा, तो वायु रहेगा बेटा डी माइनस टी में। तो मैं वीडियो अभी आपको और आपके सामने रख रहा हूं नए क्वेश्चन के साथ, आंशिक रूप से पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति में। आप जब तक इसको नोट कीजिए। तो बच्चों अब इसी प्रश्न का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको अपन सॉल्व करते हैं। आंशिक रूप से पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। सबसे पहले डायग्राम की बात करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं। प्रथम प्लेट ए, दूसरी प्लेट बी। अब इन दोनों के बीच में हमने एक प्लेट रख दी, दोनों के बीच में एक प्लेट रख दी। इसकी मोटाई बच्चों टी है, जबकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। अब प्रथम प्लेट को आवेश प्रदान किया हमने प्लस क्यू, समान रूप से वितरित हो जाएगा, प्रेरण की क्रिया होगी और इसको हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे। पराविद्युत माध्यम भी बेटा प्रभावित होते हैं विद्युत क्षेत्र से, तो यहां पर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा। इस तरह से डायग्राम हो जाता है। अब चूंकि यहां एक साथ दो चीजें हैं, वायु उपस्थित है, साथ में एक प्लेट रखी है जिसकी मोटाई कितनी है, टी है, तो शेष जो दूरी है, मतलब कहने का यदि टी मोटाई की प्लेट है तो वायु कितने स्थान में है, डी माइनस टी स्थान में है। यहां एक साथ दो उपस्थित हैं, पराविद्युत माध्यम उपस्थित है और वायु है। तो दोनों के लिए हमें सॉल्व करना है। दोनों के लिए सॉल्व करते हैं। वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता को अभी याद करो आप लोग, हम सॉल्व कर चुके हैं। E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, साथ में K लिखा था, लेकिन इसमें K का उपयोग नहीं होगा बेटा क्योंकि वायु है, और इसको मैंने 1 से लिख दिया। समीकरण नंबर 1। सेम लैंग्वेज यहां से फिर आएगी, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। पराविद्युत माध्यम, बाकी लैंग्वेज आप लोग स्वतः समझ जाएं, पढ़ के सुना देता हूं। पराविद्युत माध्यम में दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको लिखेंगे बेटा E2 से सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा। K क्यों? क्योंकि इनके बीच में पराविद्युत भी है। अब धारिता के लिए हम किसको सॉल्व करते हैं, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था विभवांतर, और विभवांतर को मैंने पूरा सॉल्व करके आपको बताया था, और इसका आंसर क्या निकला था बच्चों, याद करो पिछले वीडियो, इसी वीडियो में थोड़ा सा बैक करके देख लेना। तो विभवांतर के बराबर क्या निकला था, E इंटू डी निकला था। लेकिन यहाँ तीव्रता दो भागों में बढ़ चुकी है, एक वायु की उपस्थिति में और एक विद्युत क्षेत्र, एक पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति में। तो इस फार्मूले का विश्लेषण करेंगे हम। E के स्थान पर अगर मैं E1 लिखता हूं तो ये हो जाएगा बेटा वायु के लिए, और वायु के लिए विस्थापन कितना है बताइए, विस्थापन चित्र को देख के बताइए। तो विस्थापन आएगा D माइनस टी आएगा, और दूसरा भाग आएगा पराविद्युत के लिए, तो यहाँ E2 हो जाएगा, और उसमें विस्थापन कितना आएगा बच्चों, T आएगा। तो इस प्रकार से विभवांतर हो जाएगा दोनों प्लेटों के बीच में VA
माइनस वी बी इक्वल टू, इस सूत्र की हेल्प लेते हैं, ई इंटू डी, ई के रिप्लेस में E1 आएगा और कितना विस्थापन है डी माइनस टी प्लस शेष भाग पराविद्युत माध्यम में आएगा बच्चों E2 और इसमें विस्थापन कितना है T है, पराविद्युत माध्यम में विस्थापन कितना है T है। तो ये फार्मूला समझ में आ गया, हमने इस फार्मूले की हेल्प ली है कि विभवांतर के बराबर सॉल्व करने पर कितना निकल आया था, E इंटू डी निकल के आया था। इतनी पढ़ाई होने के बाद मैं आपको एक पहले चुटकुला सुना दूं छोटा सा, ताकि थोड़ा सा आपका मूड अच्छा फ्रेश हो जाए और है ना जो है ना अपना जो मन है वो पढ़ने की दिशा में अग्रसर हो जाए। एक बार क्या हुआ बच्चों, एक व्यक्ति बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, उनका जो बिहेवियर है वो बहुत शानदार है, ट्रेन में सफर कर रहे हैं और उन्होंने रिजर्वेशन भी करवा रखा है, उनकी सीट है, स्लीपर क्लास में सीट है और किसी काम से वो स्टेशन पर ट्रेन आती है, किसी काम से बाहर उतरते हैं और जब वो वापस आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक सज्जन उनकी सीट पर बैठे हुए हैं, बैठे क्या है बल्कि लेटे हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब इनको कैसे हटाएं, थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है लोगों को कि यार ये मेरी सीट पर बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आपका नाम क्या है, तो वो कहते हैं शांतिलाल, मेरा नाम क्या है शांतिलाल। आप सुनना बड़े ध्यान से, अगला आपके पिताजी का नाम क्या है, तो पिताजी का नाम वो कहते हैं कि आपको क्या करना है मेरे पिताजी का नाम, और बस ऐसे ही पूछ रहा हूं आपको बता दीजिए पिताजी का नाम क्या है। तो वो कहते हैं सज्जन कांतिलाल। आप सुनिएगा सज्जन क्या कहते हैं, शांतिलाल जी ये सीट ना तो आपकी है ना ही कांतिलाल की है। अब आप समझ गए ना वो क्या कहना चाह रहे थे, ना तो सीट ये आपकी है ना आपके, समझ गए ना आप लोग। तो कभी कभी क्या होता है शब्दों का हेरफेर हो जाता है और बात को बड़ी शालीनता से प्रस्तुत कर दी, वो उड़ जाते कि हाँ भाई ना तो ये सीट मेरी है ना मेरे पिताजी की है। तो ये छोटा सा चुटकुला था। अब अपन वापस लौट के आते हैं, E1 और E2 के मान रखेंगे। E1 का मान कितना है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान कितना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो समीकरण 1 तथा 2 से मान रखने पर विभवांतर VA माइनस VB इक्वल टू, पहले E1 का मान रख दीजिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा D माइनस टी प्लस E2 का मान रख दीजिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। अब आपको यहां पर बड़े ध्यान से मैथ्स का यूज करना है, फिजिक्स का काम यहां खत्म हो जाता है। मैथ्स आपकी स्ट्रांग है तो 100% फिजिक्स बिल्कुल भी 100% स्ट्रांग होगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप इसमें से कॉमन ले लो बच्चों, क्या कॉमन आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, अंदर क्या बचा डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई के, इसके इक्वल चल रहा है। अब वी ए माइनस वी बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बड़े ध्यान से, बायो वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखना, इन दोनों में बताइए क्या है कॉमन, क्या है जवाब दीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आपको हो गया सर इसमें टी कॉमन है, लेकिन बच्चों हम माइनस टी कॉमन लेते हैं तो डी तो अपनी जगह पर है एज इट इज, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, सिर्फ इन्हें यहां से कॉमन लेंगे। तो आपको माइनस टी कॉमन लेना है, तो अब कॉमन लिया तो ब्रैकेट लगेगा, बताओ क्या बचेगा बेटा, यहां 1 बचेगा, 1 यहां क्या बचेगा, ये आवेश के लिए है, आपको मैंने पहले ही समझा दिया है। यहां से माइनस टी कॉमन लिया तो बचेगा 1, और चूंकि माइनस कॉमन लिया तो बेटा माइनस का यहां प्लस का माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन के हो जाएगा। और आप इसको चेक कर सकते हो कि हमने कहीं गलती तो नहीं की, माइनस टी का मल्टीप्लाई कर दें माइनस टी का 1 में तो माइनस टी हो जाएगा, माइनस टी का यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा, एंड टी का 1 में तो टी हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया हमने बच्चों। अब धारिता का सूत्र क्या बनेगा, धारिता C के बराबर क्या होता है Q डिवाइडेड बाई VA माइनस VB। समीकरण नंबर क्रमशः बढ़ाते जाइए, ये 3 हो जाएगा, समीकरण 3 से मान रख दें तो C के बराबर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई VA माइनस VB, इसका मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के।
अब इसको और भी सॉल्व करना पड़ेगा। Q की वैल्यू आप जानते हैं, इसी वीडियो में आपको बताया गया है Q के बारे में। Q के इक्वल क्या होता है बच्चों, सिग्मा इंटू ए होता है। साथ ही साथ एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, फिर कभी लौट के नहीं आएगा। तो Q की वैल्यू पुट करें, सिग्मा इंटू ए, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाई सिग्मा एंड ब्रैकेट में बच्चों d माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। इस तरह से बच्चों ये साथ में इकाई का प्रयोग कर लें, इकाई हो जाएगी फेरेड। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि उनके बीच में आंशिक रूप से पराविद्युत माध्यम है। यदि आप यहां से प्लेट को हटा दें तो बताइए कौन सी क्वांटिटी जीरो होगी, बताइए, जवाब दीजिए। टी का मान जीरो हो जाएगा। तो आप इसमें टी की वैल्यू जीरो पुट करके देखें। जैसे टी को पुट करेंगे तो पिछले क्वेश्चन मतलब इसी का समांतर प्लेट संधारित्र हमें प्राप्त हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, क्योंकि अब उनके बीच में कोई पराविद्युत माध्यम नहीं है। अब इसका विश्लेषण करें बच्चों तो इसमें भी वही निकल के आएगा, निर्भरता सी अनुक्रमानुपाती ए, अर्थात क्षेत्रफल अधिक होगा, धारिता अधिक होगी। सी अनुक्रमानुपाती 1 बाई डी, डी आप देख सकते हैं नीचे है, साथ ही साथ के आप देख सकते हैं, के भी डिवाइड में है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो के ऊपर चला जाएगा। आप एलसीएम लेके देखें, के इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई के ऊपर जाएगा, तो सी इज प्रोपोर्शनल टू के हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा पराविद्युत माध्यम होगा धारिता उतनी अधिक होगी, दोनों के बीच की दूरी जितनी कम होगी धारिता उतनी ही अधिक होगी, और क्षेत्रफल जितना अधिक होगा धारिता उतनी अधिक होगी। इस तरह से आज के वीडियो में आपको मैंने दो क्वेश्चन शेयर किए हैं, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब बच्चों अब आपकी जवाबदारी और जिम्मेदारी है, सर ने तो पढ़ा दिया, अब आप लोग इनका अध्ययन करें, सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करें, बार बार करें, रफ में करें, फिर उसको फेयर में करें। कब तक करें, जब तक कि आप उसको बिना देखे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब बच्चों ये वीडियोस इसके बाद इसी चैप्टर के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो बच्चों।